Now I don't think I should torture people anymore. But this is last torture. मैं इसको अभी टॉर्चर करने वाले मोड में नहीं, बट दिस क्वेश्चन गॉट सम पोटेंशियल. सो इस किस्म के क्वेश्चन को मैं मान सकता हूँ कि इस किस्म के क्वेश्चंस जो है ना, वो जो सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं आजकल, न्यूमेरिकल आंसर्स जिनके होते हैं, उसमें हो सकता है ये क्वेश्चन. तो मुझे लगा ना कि दैट मे बी वन ऑफ द फ्यूचर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं उनका दिमाग बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ जो लोग पेपर सेट करते हैं, और वो उन्हीं सिचुएशंस वही उठाते हैं, सिचुएशंस में थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं. सो माई जॉब इज़ टू प्रिपेयर पीपल फॉर ग्रेटर चैलेंजेज. तो मैं उसी किस्म का काम कर रहा हूँ. बट ऑफ कोर्स पीपल वॉन्ट लाइक इट, आई नो. So still I'm going to solve this problem, and the problem at hand is on a rough horizontal rough table, okay, lies a long ruler AB and an eraser C. Good. The ruler is moved uniformly in the directions shown by the arrow in the figure. I think this direction should be this. And moved to a distance h. The angle between the ruler and this direction, ruler and this direction, वो जिस डायरेक्शन में रूलर मूव कर रहा है इज अल्फा. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इरेजर relative to the table. The coefficient of friction between the eraser and ruler is mu is less than cot alpha, and it puts us in a problem. The motion takes place in a horizontal plane. तो ये रूलर देख रहा है, रूलर के आगे लगा हुआ है ये इरेजर, और कोई बच्चा इसको खींचे जा रहा. ओके, दिस इज द डायरेक्शन. सब कुछ एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल रफ टेबल पर रखा हुआ है. रफ टेबल. What is this table is rough? So where is its coefficient of friction? Because हमें तो सिर्फ इरेजर और रूलर के बीच का म्यू दिया हुआ. तो आई थिंक दिस रफ इज confusing. This should be a smooth, क्योंकि वो फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है जो टेबल के बीच में है. मैं मान रहा हूँ कि ये टेबल है और ये जैसे है वैसे रखा हुआ है, इसके आगे में एक इरेजर पड़ा हुआ है और इसको खींच रहा है. So and the ruler is moved uniformly. What is but मुझे पहले ये गुत्थी सुलझानी है. I have to solve this puzzle. Mu is less than cot alpha. What does it mean? I don't know for sure. We'll go and check for it. इसका मतलब क्या हो सकता? I can remember one of the situations we usually encounter in our problem solving. Suppose that this angle is alpha and this is an inclined plane. And everything I'm talking right now in a vertical plane. तो ये inclined है और horizontal है. इस पर एक ब्लॉक रख दिया, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंड फॉर टाइम बीइंग मैं मान लेता हूँ कि दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन. फिक्स्ड इंक्लाइन है.
और ये वर्टिकल प्लेन में सब कुछ सोचता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला बाद में रहने देते हैं, वो क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले एक सिचुएशन हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे, इस फोर्स को ऐसे एक नॉर्मल लगेगा, ये नीचे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी है, सो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा एंड दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। और ग्रेविटी का फोर्स सीधे नीचे की ओर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सारा कुछ है अगर, और ये रेस्ट में है ब्लॉक, तो ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। तो लोग जल्दी से कंपोनेंट्स वगैरह में ब्रेक करने में लग जाते हैं। मैं था आलसी आदमी, तो मैं कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट रिएक्शन, इसको मैं आर बोलूँगा। ये फ्रिक्शन यहीं तक होगा और ये रिजल्टेंट रिएक्शन है, और ये डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि मैं दो ही फोर्स के बारे में बात करूँगा, तो आर और एम जी, और आई वॉन्ट टू थिंक लाइक आर प्लस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये दो फोर्स हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ये दोनों इक्वल अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट, एंड आई थिंक this angle is going to be alpha. So this angle will be alpha, no doubt at all. ये एंगल भी अल्फा ही होगा। तो that means यहाँ से हम लोग एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, tan अल्फा का वैल्यू। और ये tan अल्फा, ये जो अल्फा है बेसिकली ये रिजल्टेंट रिएक्शन और नॉर्मल के बीच का एंगल है। People usually call it the angle of friction. So alpha is the angle of friction. अगर आप नहीं जानना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बार बार इसको बोलता हूँ। और इसका वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर इज सिंपली म्यू, सिंपली एफ, एंड द बेस इज नॉर्मल। एंड वी नो फॉर श्योर कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट मीन्स एफ विल बी लेस दैन इक्वल टू म्यू एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर होता है। और एफ का वैल्यू मैं निकाल के रख दूँ तो यहाँ पर एन टैन अल्फा आया, दिस इज लेस दैन इक्वल टू म्यू एन, दैट मीन्स टैन अल्फा इज लेस दैन इक्वल टू म्यू, एन गेट्स कैंसल्ड आउट। तो इसका मतलब if mu is greater than or even equal to पर ये on the verge of motion आ जाएगा। if mu is greater than, simply greater than tan alpha, that means the block is at rest। अगर मैं एक काम करूं, अल्फा का वैल्यू बढ़ा दूं, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ा दिया मैंने कुछ। अभी जो अल्फ़ा है, जिस अल्फ़ा पर ये रेस्ट में था, उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब इंक्लाइन को इस डायरेक्शन में ऊपर उठा दिया, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ गया। तो अभी अगर जब ये रेस्ट में था, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन था, तो म्यू का वैल्यू tan अल्फ़ा के बराबर था, और मैंने अल्फ़ा बढ़ा दिया तो tan अल्फ़ा बढ़ गया, दैट मीन्स म्यू बिकम्स लेस देन tan अल्फ़ा। तो म्यू अगर लेस देन tan अल्फा होगा तो ब्लॉक विल बी मूविंग। म्यू अगर tan अल्फा से बड़ा होगा तो ब्लॉक रेस्ट में होगा इस इंक्लाइन पर। म्यू का वैल्यू अगर tan अल्फा होगा तो इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। इफ म्यू इज लेस देन tan अल्फा देन ब्लॉक विल बी मूविंग। सो मतलब स्लिपिंग ऑन द इंक्लाइन। ये इतना मेरी समझ में आया, लेकिन इस समझ का मैं क्या करूं? कोई फ़ायदा है इस समझ का? कुछ इस समझ का फ़ायदा है इस क्वेश्चन में? समथिंग इज रिटन हियर, म्यू इज लेस देन कॉट अल्फा, और कुछ एक
पॉइंट्स मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. एक वर्ड मुझे दिख रहा है यूनिफॉर्मली. हु इज मूविंग इन? रूलर इज मूव्ड यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट वेलोसिटी से. मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा तो दैट मीन्स इट पर रूलर पर नेट फोर्स जीरो होगा. रूलर पर तो रूलर पर कौन कौन से फोर्सेस लगाते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लगा रहे होंगे. तो एक तो कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इस रूलर को मूव करवा रहा है, और दूसरा फोर्स जो लगा सकता है वो यही लगा सकता है. कौन? जो उसके कांटेक्ट में है, द इरेजर सी. तो वो जो एक्सटर्नल एजेंट और वो जो इरेजर हैं, दोनों जो फोर्सेस लगा रहे होंगे उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल अपोजिट होगा. तो मैं सिर्फ इरेजर और रूलर पर खुद की थॉट को फिक्स कर दूं. तो इरेजर रूलर पर जैसे फोर्स लगा रहा होगा और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इसी डायरेक्शन में वो फोर्स भी लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में इरेजर जो रूलर पर फोर्स लगा रहा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा कांस्टेंट वेलोसिटी से. तो एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, दूसरा ऐसे लग रहा होगा, लेकिन इसी लाइन पे लग रहा होगा ना. तो इरेजर पर ये रूलर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा. तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, दैट मीन्स तो इरेजर तो इस रूलर पर नॉर्मल भी लगा रहा होगा. नॉर्मल एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगा, और साथ में फ्रिक्शन का फोर्स भी किसी न किसी, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, दोनों के बीच का कांटेक्ट रफ है. दिस थिंग इज रॉन्ग हियर. तो इरेजर और रूलर के बीच में फ्रिक्शन है अगर, तो दोनों एक दूसरे पर फ्रिक्शन का फोर्स भी लगा रहे होंगे. तो फ्रिक्शन इस पर इधर ही लग रहा होगा, तब ना इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा. या आई कैन गेस इसका रिजल्टेंट इधर की ओर होगा. तो दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट रिएक्शन exerted by ruler on the eraser. ओके, नॉर्मल ऐसे, फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा होगा. तो रिजल्टेंट रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा. तो एक मिनट, ये फ्रिक्शन होगा, ये नॉर्मल होगा, और ये कुछ इसके पैरेलल जो लाइन होगा यहाँ पर, ये रिजल्टेंट रिएक्शन होगा. और ये एंगल अगर थीटा है, मतलब अल्फ़ा इसमें नहीं, अल्फ़ा इसके और इसके बीच का ये एंगल अल्फ़ा दिया हुआ. इस एंगल को हम लोग कंपेयर करते थे, इस एंगल को हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो थीटा को भगाओ ना. तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल विल बी 90 माइनस अल्फ़ा. एंड हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है म्यू इज लेस देन कॉट अल्फ़ा. दैट मीन्स म्यू इज लेस देन tan 90 माइनस अल्फ़ा. ओह, तो म्यू इज लेस देन tan 90 माइनस अल्फ़ा का तो अभी अभी जो मतलब निकला था हमारे पास, स्लिप कर रहा है. इरेजर इज स्लिपिंग. सो ये फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन म्यू एन है, एंड इसीलिए लिखा हुआ था म्यू इज लेस देन कॉट अल्फ़ा. या मैं समझ गया, इसका मतलब यही है कि इरेजर इज स्लिपिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रूलर. ओके, इतना तो समझ गया मैं. अब ये स्लिप कर रहा है, ये सब मैं समझ गया. अब नेक्स्ट मैंने एक पिक्चर बनाया हुआ है. पिक्चर बड़ा अजीब सा है, और आई थिंक कि या
इस पिक्चर को मैं छोटा कर रहा हूँ, राइट। इट लुक्स गुड टू मी नाउ। तो मैं अगर सोचूं, मैंने ये पिक्चर बना के रखा हुआ था क्योंकि वैसे ड्रॉ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस किस्म के इन्वायरमेंट में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है कुछ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इरेजर रिलेटिव टू द टेबल। टेबल को मूव नहीं करवाते हैं, मतलब ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है कुछ, ठीक है, ओके। तो मान लो कि ये जो रूलर है ये यहाँ से उसी पोजीशन में, वो एंगल अल्फा तो फिक्स है जो बनाता था। हाँ, यहाँ भी ये इस डायरेक्शन में मूव किया है वो, मतलब ये दिख नहीं रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में कुछ मूव किया है, मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जो भी है, ये डिस्टेंस h मूव किया है ये रूलर, ये हमें पता है। एंड दिस इज एट एन एंगल अल्फा, ऑब्वियसली दिस इज एट एन एंगल अल्फा। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। अब रूलर्स के ऊपर इरेजर स्लिप कर रहा था, तो मैंने मान लिया कि शुरू में ये यहाँ पर था इरेजर, और फाइनली जब रूलर यहाँ पहुँचा तो इरेजर यहाँ पहुँच गया। और नॉर्मल जैसे लग रहा होगा तो लग ही रहा होगा 90 डिग्री पर, ये दिखाई भी दे रहा हर जगह, यहाँ भी 90 डिग्री पर होगा। तो मैंने मान लिया कि इस ये जो ओ डैश है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इरेजर है, मैंने मान लिया। तो सिंस ये ऐसे मूव किया है, रिजल्टेंट रिएक्शन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव किया है इसी डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट रिएक्शन होगा। सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा। सो दिस एंगल इज अल्फा, सो इज दिस एंगल अल्फा, ये अल्फा एंगल है। ये सब कुछ मैंने दिखा दिया। अगर पिक्चर ज़्यादा गंदा हो गया हो तो मैं फिर से वापस ला देता हूँ सब कुछ। ये ठीक है। ओ डैश मैंने मान लिया है किसका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द साउथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इरेजर। ये कैलकुलेट करना हमें। तो ये बीटा मैंने कौन सा एंगल भी लिया है, बीटा लिया है मैंने इस रूलर और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ओ डैश, इसके बीच का एंगल मैंने बीटा लिया है, दिस एंगल, सो दैट दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा। और नॉर्मल और इसके बीच का एंगल, ये जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा है, सो दैट कि ये जो जिस डायरेक्शन में मूव किया है रिजल्टेंट रिएक्शन, ये पूरा एंगल अल्फा है। फिर से वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पर भी इस लाइन के साथ एंगल जो होगा वो अल्फा होगा। और ये बीटा इज द एंगल विद एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इरेजर एंड द रूलर। और तब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर इसमें भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये है, ये एक नॉर्मल है, बीटा जिस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये है, ये नॉर्मल है और फ्रिक्शन इधर लग रहा म्यू1। ये नॉर्मल नहीं है, सॉरी, ओ डैश है, ये नॉर्मल तो इधर है, नॉर्मल ये है। और एक एंगल 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा ही। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो मेरे पास बन रहा है, ये वाला जो भी पूरा का पूरा येलो है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं ले लूँ तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं tan बीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। और ये डिफरेंट है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
ये tan बीटा का वैल्यू भी कुछ अजीब तरीके से ऊपर में नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल n डिवाइडेड बाई म्यू n, कुछ ऐसे tan बीटा आ गया। ये एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है, एंड दैट मीन्स इट बिकम्स इक्वल टू tan बीटा इक्वल्स 1 बाई म्यू। मुझे कुछ मिला tan बीटा का वैल्यू, ये वैल्यू मैं रखूँगा। और इसके बाद मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स और भी है मेरे पास इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है ये, और इसमें ये एंगल अल्फा, ये भी एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से को मैं यूज़ कर लूँ अगर यहाँ पर, बस और कुछ क्या कर सकते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ तो h है, ये गिवन था, सॉरी ये लेंथ h था, और ये लेंथ सपोज दैट कैलकुलेट करना है l, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ कॉमन है। ओह, ये OA वाला लेंथ कॉमन है, तो मैं OA लेंथ को दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से इक्वेट कर देता हूँ। तो ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है O डैश A में, इसमें OA का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो दिस विल बिकम सिंपली L साइन बीटा। और फिर ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल है OBA, इससे अगर OA कैलकुलेट करूँ तो OB इज H, सो इट बिकम्स H साइन अल्फा। इन दोनों को इक्वेट कर दो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिकॉज L इक्वल्स H साइन बीटा, साइन अल्फा, सॉरी नॉट बीटा, H साइन अल्फा by sin beta. And since we have a tan beta, so I can always find the sin beta, and I can see that 1 by sin beta cot sec beta. So 1 by sin beta, I know the value is equal to 1 plus under root 1 plus cot square beta. I know this geometry, तो इतनी ज्योमेट्री आपको भी पता होगा। tan बीटा का वैल्यू 1 बाई म्यू है तो cot बीटा का वैल्यू म्यू हो जाएगा, so it becomes 1 plus mu square simply. So the value of L I got is H sin alpha multiplied by 1 plus mu square, and this was the south displacement. और डायरेक्शन अगर निकालना है तो आप बोल देना कि रूलर के साथ वो एंगल, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बीटा एंगल बनाता है, और वेयर tan बीटा इज इक्वल टू दिस, और sin बीटा इक्वल्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। जैसे भी चाहो आप कर सकते हो। सो दैट वाज इट, एंड आई स्वेयर आई हैव नो मीन्स, I never wanted to torture you. If you get tortured, I'm sorry. But thank you for having patience and watching.